इसमें कोई शक, कोई है शक आपको? अच्छा अच्छा, अब ये खत्म हमें करना होगा। मुझे आप बताएं वो मैकेनिज्म जिसके तहत मैं इसको डिजिटल करने को तैयार हूं, मैं इसको ओपन प्रोसीडिंग करने को तैयार हूं कि रिफंड के तमाम केसेस कैमरे के सामने होंगे। आप जो तजवीज़ करते हैं मेरे पास दे, ये हमने खत्म करना है। ये वैसे ही देखिए, उस बंदे का अगर हक है तो उसे बगैर पैसे दिए मिलना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर नहीं मिलना चाहिए। और अब मसला यह है कि इस है या नहीं, इसकी डिस्क्रिशन हमारे अफसर के पास है। उसी डिस्क्रिशन मैंने फिर पूछा कुछ एक आध और अफसर से जो रिटायर हो गया है, तो मैं कहा ये रेट कैसे डिटरमिन होता है? उनका अगर जायज हो तो उसका कम रेट होता है, नाजायज हो तो ज्यादा रेट होता है। ये एक्चुअली कहा मुझे, आई डोंट नो, आप लोगों को बेहतर पता होगा, मेरे लिए तो इट्स अ न्यू डिपार्टमेंट। जिसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको सच बोलना है, मेरी पूरी ख्वाहिश होगी, और हम पूरा, आप हमें कोई सिस्टम बना के दें, हम उसे इंप्लीमेंट करेंगे। अभी इजाज साहब ने बात की थी फेसलेस की, फेसलेस असेसमेंट की। देखिए क्या होता है, मैं अगर इंपोर्टर हूं और मैंने एक कंटेनर मंगाना है, तो वो 2-4 करोड़ की मेरी इन्वेस्टमेंट है ना। जब तक मुझे ये नहीं पता होगा, अगर मेरी बदनीति है, बदनीति वाली बात कर रहा हूं, जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि फलां पोर्ट पे फलां आदमी मेरा ये कंटेनर मिस क्लासिफाई अंडर वायर, तो वो तो कंटेनर वहां से चलेगा ही नहीं। सो ऑल मिस इनवाइसिंग एंड मिस डिक्लेरेशन हैज प्रायर कोऑर्डिनेशन। कोई बंदा ये रिस्क नहीं लेता कि कंटेनर यहां आ गया और फिर वो बंदा ढूंढता फिरे जिसने उसको करवाना। ऐसा हो सकता है? ह्यूमन इंटरेस्ट के खिलाफ है, वो ये रिस्क नहीं लेगा। इसका मतलब है कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन पहले हुई होती है। अब हमारे मल्टीपल कलेक्ट्रेट्स हैं, हर कलेक्ट्रेट में फिर ग्रुप बने हुए हैं, हर ग्रुप में 2 या 2.5 अप्रेजर। तो अगर आपको यह भी पता है कि मैंने क्या माल मंगाना है और किस टर्मिनल पे भी मैं तय कर सकता हूं, तो मैंने एक्चुअली तय कर लिया कि मेरा अप्रेजर कौन होगा। हम जो कोशिश कर रहे हैं और जिसकी तरफ एजाज साहब ने इशारा किया कि इंडिया में उन्होंने किया, ये बेसिकली इस कोऑर्डिनेशन को फेल करने का मंसूबा है कि कोऑर्डिनेशन ना हो सके। ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाल्लाह 1 जनवरी से पहले ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसके 3 बड़े एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट ये है कि जितनी जीडीज आएंगी वो रैंडमली अप्रेजल्स को साइन होंगी ओवर अ लार्ज पूल, वेरी लार्ज पूल। सो अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप है और उसके 50 अप्रेजर्स हैं, आपको पता है कुछ मुल्कों जिन्होंने ये किया है, उन्होंने अप्रेजर्स को पोर्ट पे बिठाते ही नहीं। एक मुल्क के केस में उन्होंने एक फॉरेस्ट के अंदर अप्रेजमेंट हाल बनाया हुआ है, जिधर सड़क ही एक जाती है छोटी सी। उनका अप्रेजर का कोई वास्ता नहीं है उससे, उसने तो कागज देखना है ना, तो उसने वो असेसमेंट जब वो कर रहा है उसका वास्ता ही नहीं है। हम इंशाल्लाह सैनिटाइज हाल बनाएंगे। आई एम श्योर आपने सुन लिया होगा इसके बारे में हमारे अफसरों से। बिल्कुल सैनिटाइज। जब असेसमेंट अफसर अंदर जाएगा तो उसके पास फोन नहीं होगा, अंदर कोई फोन नहीं चलेगा, इंटरनेट भी नहीं चलेगा, सिर्फ इंट्रानेट पे काम होगा। बंदा अंदर गया, जीडी उसको मिली, उसने प्रोसेस किया। अब 2 मसले फिर भी रह जाते हैं। अब इंपोर्टर तो उससे रब्ता नहीं कर सकता, मगर वो तो कर सकता था ना, तो उसका हमने हाल ये ढूंढा कि फोन बाहर रखवा दिया, तो अब वो भी नहीं कर सकता। अब तीसरा मसला ये है कि वो या तो उसे स्लो कर देगा, निकालेगा ही नहीं, वो कहेगा मेरा तो इंसेंटिव खत्म हो गया भाई, तो मैं अब इस जीडी को प्रोसेस क्यों करूं, और या वो बहुत सख्ती शुरू कर देगा, गलत कॉन्ट्रावेंशन बनानी शुरू। यही उसके पास ऑप्शन है ना, या बिल्कुल ही कुछ ना पूछे और कहे सब जीडी ठीक है। इस सारे के लिए हम एक डिटेल निज़ाम बना रहे हैं कि जिसमें हर बंदे ने जो अपनी असेसमेंट की उसको रैंडमली उसमें से कुछ केसेस सेलेक्ट करके एक एक्सपर्ट पैनल को दिए जाएंगे जो निस्बतन ऑनेस्ट लोगों का होगा। इसका मकसद जीडी की प्रोसेसिंग से इसका कोई तल्लुक नहीं, इसका मकसद उस बंदे के बारे में सिस्टम की एक ओपिनियन डेवलप करना। और वो आपको पता है कितना बुरा तरीन महकमा होना, उसमें अगर 400 बंदे हैं उसमें 10 ठीक लोग मिल जाते हैं, ईमानदार भी होते हैं, उन्हें काम भी आता होता है। ये पैनल उन्हीं लोगों का होगा और एनोनिमस होगा, उन्हें भी नहीं ये पता होगा कि किस बंदे की असेसमेंट हम देखते हैं। ये इंशाल्लाह मेंबर साहब ये 1 जनवरी से पहले हम ले आएंगे ना इंशाल्लाह।
आपने वैसे मुझसे 1 महीना पहले का वादा किया होगा। नहीं सर, कोशिश है हमारी तो 2 यकम महीने जनवरी की। आप ध्यान में रखें। स्मगलिंग का भी मैं आई एम नॉट श्योर, मैं आज इनसे मिलूंगा। बहुत अच्छी बात की, शहर के अंदर क्यों देखते हैं। तो फौरी तौर पर तो मैंने मेंबर साहब से इस दौरान ही कंसल्ट किया, तो फौरी तौर पर तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, आप बताएं यार शहर के अंदर क्यों देखते हैं। यार कितने रूट होंगे, 20 होंगे ना अनफ्रीक्वेंटेड समेत। जो सर उसके रूट्स भी हैं, और दूसरा जैसे जो बसेस में या इन चीज़ों में जैसे सिगरेट है या ऐसी चीज़ें जो छोटी छोटी क्वांटिटीज में चले आती हैं, पहले वो आप इकट्ठी हो बड़ी जाती से शुरू कर लें ना। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप 1 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट करें सर कि आप इन्फोर्समेंट की सारी फोर्स को कराची शहर से बाहर ले जाएं, सर और जितने उसके पॉइंट्स हैं, नहीं मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं उनसे, आप 1 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट करें। सर आप शहर से बाहर के रूट्स पे सारी फोर्स को ले जाएं, सर और या आप वहां चेक करें या फिर वेयर हाउस के अंदर, बीच में रास्ते में मत चेक करें। वेयर हाउस पे इंटेलिजेंस की बुनियाद पे करें कि फलां आदमी और बहुत बड़ी स्मगलिंग में मुलव्वस है, और एक महीने के लिए कर लें। उसके जो भी रिजल्ट आएंगे, मेंबर साहब इसकी इजाजत है। सर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, पायलट कर मेंबर सकते साहब हैं, को पायलट कर सकते हैं। तो कराची शहर के लिए आप ये कर लें, बाकी मैं मुल्क का नहीं आपको कह रहा। ठीक है सर। आप ये महीने के लिए करके देख लें, बहुत अच्छी तजवीज़ है। अगर हम शहर के अंदर हर सड़क पे इख्तियार दे देंगे कोई भी गाड़ी रोकने का, तो उसका बहुत मिसयूज हो सकता है ना, और वो होता होगा। जो तकलीफ है उसमें मिसयूज का एलिमेंट ज़रूर होगा। तो आप 1 महीने के लिए मेरी रिक्वेस्ट पे कर लें, ठीक है सर। और अगर आपकी बहुत स्ट्रांग रिजर्वेशन हो तो बता दें। सर हम सिर्फ जो आउटर स्कर्ट्स है ना, जैसे नॉर्दर्न बाईपास है या जो टर्मिनल्स तक लीड कर रही होती हैं, उन रोड्स पे ज्यादातर चेक कर सकते हैं। अगर इनकी मुराद यह है कि शहर के अंदर जैसे अच्छा, आप फिर ऐसे करें, आप इसका नक्शा छाप दें कि इसके अंदर मैं चेक नहीं करूंगा। ठीक है सर। और उसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन, जैसे नॉन ड्यूटी पेड व्हीकल्स हैं, एनसीपी गाड़ियां तो सर शहर के अंदर फिर रही होती हैं किसी मतलब डिफेंस। चलो एनसीपी व्हीकल हो गई, और कोई? और जो वेयर हाउसेज का सर हम वैसे भी जो रेट है वारंट लेके करते हैं, और अगर किसी सेटल्ड मार्केट में करें तो हम मार्केट एसोसिएशन को बिल्कुल बताते हैं पहले कि जी उनके नहीं, president मेरा को- सवाल ये है वेयर हाउस की बात वो नहीं कर देखिए रहा इन्होंने मैं तो। एक अच्छी बात की मैं गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, जी। मतलब जो ट्रांजिट हो रही होती है ना, वो पकड़ नहीं, ट्रांजिट व्हीकल की हद तक जी सर, ट्रांजिट व्हीकल हम सिर्फ आउटर कार्डन में पकड़ेंगे, अंदर हम जो बिल्कुल अंदर शहर के अंदर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चेयरमैन साहब, अच्छा। इसमें जहाँ से लोड होके बसें आ रही हैं, वहाँ पे देख लें, यहाँ लाने की भी चेक करने की ज़रूरत कम हो जाएगी। सर वो आप मुझसे वो मुतालबा कर रहे हैं कि मैं वो तमाम जगहों की मैपिंग करूं और उधर से करूं। इधर ये करने दें इनको, कि अगर ये तजर्बा कामयाब हो गया तो इसको फैलाएंगे। इन्फोर्समेंट पे हम एक मेजर काम कर रहे हैं। मैं अभी उसकी डिटेल्स आपके साथ क्या शेयर करूं, बट एक्चुअली हमने बहुत अच्छे अफसर 1-2 ढूंढ के हमने इन्फोर्समेंट साइड पे लेके जाए, और आई का इन्फोर्समेंट फंक्शन खत्म कर रहे हैं। वो जो जीडीज देखते थे, अब वो फंक्शन आई के पास नहीं रहेगा ना, वो भी नहीं रहेगा। आपने मेरे ख्याल उसका बात की थी कि वो जीडी का डेटा देखते हैं, नहीं इजाज साहब ने बात की थी जी, वो उस काम से उनको निकाल दिया है जी। तो वो इंशाल्लाह नोटिफाई हो जाएगा अगले वीक में, तो उनको उस काम से हमने निकाल दिया है ताकि वो जो ब्लैकमेलिंग है और वो वाला काम ना हो। इसी तरह फिर आपने बात की थी 2-3 और बातें कस्टम्स के हवाले से आपने की थी। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि ये सारी बातें शायद इस तरह हाल में फैसला ना हो सके, आप 1-2 बंदों की टीम नॉमिनेट कर दें, वो मेंबर कस्टम्स के साथ ऑन जूम मीटिंग कर लें, और जो कस्टम्स के रिलेटेड मसाइल हैं उनके ऊपर जब 2-3 सेशन उनके हो जाएं तो फिर एक मीटिंग में मैं खुद बैठ जाऊंगा। तो जो भी उसकी होगी शक्ल होगी, जो लॉजिकल चीज़ होगी, मुल्क के मफाद में होगी, उससे मैं 1 मिनट के लिए नहीं घबराऊंगा करने से। लेकिन हाँ, अलबत्ता अगर ये मुतालबा है कि नहीं वो हम यूं करते थे और ऐसे ही करने दिया जाए, वो शायद नहीं हो सकता। अच्छा, 2-4 और बातें। हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की थी। हमारी जो है ना, वो भी हमारी ये मीटिंग्स होनी चाहिए, जूम पर हो जाएंगी और फिर आपके साथ कर लेंगे। जी, मैं यही कह रहा हूँ, इसे अगले 8-10 दिनों में हम ख़त्म कर लेंगे। कुछ चीज़ें होंगी जो शायद हमारे कोई मजबूरी हो हम नहीं कर सकें, लेकिन उस पर हम बता देंगे कि हमें क्या मजबूरी है, और जिस पे हम कर सके वो कर देंगे। फिर आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि आपको कुछ मसाइल के लिए कोऑर्डिनेशन के लिए FBR में कोई बंदा चाहिए। मेंबर साहब बताएं।
आप तो मिलेंगे नहीं ना, आप मीटिंग में होंगे। नहीं, आप ऐसा करें, आप एक IRS का अच्छा अफसर ढूंढें 18वें 19वें ग्रेड का, जिसको काम की समझ हो, एंड पुट दैट ऑफिसर ऑन माई स्टाफ, ठीक है, एज अ स्टाफ ऑफिसर। उसका सिर्फ ये काम होगा कि उसने और कोई काम नहीं करना, जो डिफरेंट ट्रेड बॉडी से जो भी उनके पास 10 12 20 फ़ोन नंबर होंगे, उससे जो इश्यूज आते हैं वो मुझे फिर वो डायरेक्टली बताए, ठीक है। वो पूरा दिन नोट करेगा, फिर मुझे खुद बताएगा। और अगर कोई ऐसा अफसर मिल जाए जो साथ कस्टम्स का मसला भी समझ सके तो उसको वो दे दे, वरना हमारे पास ऑलरेडी कस्टम साइड से नबील है या एक आध और अफसर है मेरे स्टाफ में, तो हम इनको असाइन कर दे, विल डू दैट। ये भी जो भी चीज़ होगी 24 आवर्स में मेरे नॉलेज में आ जाएगी। एक और आपने कुछ स्मगलिंग पे आपने बात की थी, 7E और SRO 350 पे मेंबर साहब अभी आपको बताते हैं। मैं कोशिश तो करता रहा हूँ। ये ड्वेल टाइम और टाइम रिलीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो हम ये करेंगे कि ये जब असेसमेंट और फेसलेस एग्जामिनेशन, हम सिर्फ असेसमेंट नहीं फेसलेस कर रहे, हम एग्जामिनेशन भी फेसलेस करेंगे। तो आपके एग्जामिनर्स एक हॉल में आएंगे मॉर्निंग में, उस हॉल से उन्हें नहीं पता होगा उन्होंने आज किस एग्जामिनेशन एरिया में जाना है, और उसके बाद उनकी कम्युनिकेशन नहीं होगी। वो एग्जामिनेशन एरिया में जाएंगे और जब एग्जामिनेशन का एरिया के एंटर हो जाएंगे तो फिर उन्हें पता चलेगा उन्होंने किस कंटेनर पे जाना है, और साथ विद एन SOP। तो उसके लिए हमें कुछ डिजिटल मदद उन्हें देनी पड़ेगी, और वो बट उस पर होगी इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, तो इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे आपके। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, हम अगर ये सोच रहे हैं ना कि हम पुराने तरीके से रिलेशनशिप मैनेजमेंट के जरिए मामला चलाएंगे, वो नहीं चल रहा। तो हमारे जो दोस्त टैक्स नहीं दे रहे उनको मशवरा दें कि मेहरबानी करके अपने कागज़ सही तरह फिल करें। सेल्स टैक्स रिटर्न में अभी हमने एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैं अब नाम नहीं लेता अगेन, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये बहुत मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, मेरा दिल नहीं करता नाम लेने को, मुझे लगता है कि मेरे मुल्क की बदनामी होगी। ये वो लोग हैं जो हमें आके बताते हैं कि मुल्क को ठीक कैसे करना है, और जब उनके अपने कागज़ हम देखते हैं तो उसमें ख़राबी होती है। सब लोगों की बात नहीं कर रहा, ऑफ कोर्स बहुत अच्छे नेक लोग भी मौजूद हैं। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि इसकी बजाय कि हम उस बहस में पड़े किसने क्या किया, अगर हम आगे से भी मामला ठीक कर लें तो उससे भी बहुत बेहतरी आ सकती है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है, जिससे आप सिंसियर हैं उसको ज़रूर मशवरा दें कि अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न जमा कराने से पहले अपने अकाउंटेंट से पूछ लें कि भाई इसमें कोई ख़राबी तो नहीं। कई दफ़ा ना वो अपनी एफिशिएंसी शो करने के लिए भी आपका मुलाजम कर रहा होता है। वो कहता है सर वो कोयला इधर से ले लिया था, लेकिन वो फिर उसके पास इनवाइस नहीं थी, फिर मैंने इनवाइस इधर से ले ली, तो ला की उसमें खिलाफ वर्जी हो जाती। हो सकता है उसने कोयला भी लिया हो, पेमेंट भी की हो, लेकिन उसके पास इनवाइस थी नहीं, तो वो इनपुट टैक्स की इनवाइस कहीं और से ले आया। ऐसे केसेस भी हैं कि बनाते कपड़ा हैं और इनवाइस जो है वो लोहे की है। लोहा तो नहीं लगता ना कपड़ा बनाने में, तो मतलब उसके जनरली नहीं लगता, मतलब हो सकता है कुछ स्पेसिफिक टाइप का हो, बट मेरे नॉलेज में ऐसा कपड़ा नहीं है जिसमें लोहे का इनपुट जाता हो। जी सर, जी बनता है, लेकिन एनुअल वेरिएबल इनपुट नहीं होता। तो हमने असल मल्टी ईयर एनालिसिस किया है, एक आध साल में तो BMR भी हो सकती है ना, तो आपका इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट ज़्यादा हो सकती है। हमने मल्टी ईयर एनालिसिस किया है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उस सारे को करें। सदर साहब आपका बहुत शुक्रिया है, और मैं पर्टिकुलरली उन तमाम दोस्तों का जो यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं, साकिब साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये सब दोस्तों को मदद की, हमें इनसे बात करने का मौका दिया। इंशाल्लाह आप हमें अपने दरमियान पाएंगे। बहुत शुक्रिया।